एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसके कुछ पॉइंट्स हमने पढ़ लिए थे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में हम पहले से पढ़ चुके हैं, उनके अर्थ, प्रकृति वगैरह के बारे में। आज की जो वीडियो होने वाली है वो है आपके सिद्धांत के ऊपर कि जो आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसके क्या क्या सिद्धांत रहने वाले हैं। तो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी और इस वीडियो को ज़रा भी स्किप करके मत देखना, क्योंकि एक एक पॉइंट आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। इसलिए लास्ट तक वीडियो देखना और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो हरलोक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हरलोक ने विकास के अर्थ के बारे में क्या स्पष्ट किया था कि विकास का जो तात्पर्य होता है वो एक ऐसी प्रगतिशील परिवर्तनों से होता है जो नियमित और क्रमिक होते हैं। नियमित और क्रमिक, यानी नियमित का मतलब रेगुलर, क्रमिक का मतलब होता है सीक्वेंस वाइज, रेगुलर होते रहते हैं, विकास निरंतर चलता रहता है। क्रमिक का मतलब एक क्रम में चलता है, एक क्रम में बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं विकास के सिद्धांतों के बारे में। जो विकास की प्रक्रिया होती है वो बहुत ही ज़्यादा विस्तृत होती है। क्यों? क्योंकि इसमें आपके सारे के सारे विकास शामिल होते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, सामाजिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो, सारे। और जटिल होने के कारण इसकी जो निरंतरता है उसके कारण इसके कुछ सिद्धांतों का हमें अनुकरण करना पड़ता है। विकास के कुछ सिद्धांत हैं जिनको जाने बिना आप विकास की प्रक्रिया को समझ ही नहीं सकते हो। तो विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन कौन से हैं? सबसे पहले बात आती है आपकी निरंतरता के सिद्धांत की। निरंतरता का सिद्धांत का क्या मतलब होता है? ये है कि आपका ये जीवन जो आपका माँ का गर्भ होता है ना, वहाँ से आपका शुरू होकर आपकी कब्र तक चलेगा, यानी कि जीवन पर्यंत चलता रहता है, ठीक है। जब से आपका जीवन शुरू होगा, जन्म होगा, वहाँ से लेकर आपकी मृत्यु तक ये चलता रहता है। विकास की जो प्रक्रिया होती है ना वो धीरे धीरे होती है, निरंतर होती है। इसका मतलब ये नहीं कि विकास आपका एकदम से हो जाएगा। कभी देखा है कोई बच्चा ऐसा जो एकदम से बड़ा हो गया हो, आज 9 महीने का है, कल देखा तो 9 साल का हो गया? ऐसा नहीं होता। विकास हमेशा धीरे धीरे होता है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो संवेगात्मक हो। बच्चा धीरे धीरे परिपक्वता की तरफ जाता है, ठीक है। और इसकी जो गति होती है वो कभी भी एक समान नहीं होती, कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, इसमें उतार चढ़ाव लगा रहता है। इस सिद्धांत से ये भी स्पष्ट होता है कि व्यक्ति में आया कोई परिवर्तन अचानक से नहीं होता। बताया ना कि आराम आराम से होता है, कभी भी एकदम से नहीं होएगा कोई विकास। नेक्स्ट है एक रूपता का सिद्धांत। एक रूपता का मतलब क्या होता है कि एक रूपता से विपरीत ये होता है कि जो इंडिया का बच्चा है ना उसमें जिस तरीके से प्रोग्रेस होगी सेम वैसे ही प्रोग्रेस आपके चाइना वाले बच्चे में, जापान वाले बच्चे में और जितने भी देश हैं सारे बच्चों में एक जैसे ही आपकी क्या होएगा, एक रूपता आएगी, एक ही तरीके से विकास होगा। जैसे कि आप भाषा को लेकर कह सकते हो कि चाहे वो किसी भी देश का बच्चा होगा, स्टार्टिंग में वो पा मा ना इस तरीके से वर्ड बोलना शुरू करेगा, बाद में वो अपने पूरे वाक्य बोलना स्टार्ट करेगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? एक रूपता का सिद्धांत, कि सारे बच्चों का विकास एक क्रम में होता है। हाँ, ये हो सकता है कि कोई बच्चा जल्दी सीख ले, कोई बच्चा लेट सीख ले, लेकिन सीखेगा एक ही क्रम में। जैसे पहले क्या होता है, बच्चा गुठलियाँ ही चलना सीखेगा, यानी कि पैरों के बल ही, घुटनों के बल ही चलना सीखेगा, उसके बाद में वो अपने पैरों से चलना सीखता है, चाहे वो किसी भी देश का बच्चा हो। तो इसको क्या बोला जाता है? एक रूपता का सिद्धांत इसको कहते हैं। हम नेक्स्ट सिद्धांत की बात करते हैं, वो आती है व्यक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत। व्यक्तिक भिन्नताओं के सिद्धांत से क्या अभिप्राय होता है? इसका मतलब ये है कि हमारी हर एक आयु वर्ग होता है, जैसे कि शिशुअवस्था होगी आपकी, उसके बाद बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। मुख्य रूप से 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। फिर से रिपीट कर लो, अगर आप अपनी कॉपी पेन साथ में रखते हो तो अपनी आयु वर्ग लिख लो, कौन कौन सा होता है? शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो जितने भी ये होते हैं ना वो व्यक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत होता है। इसका मतलब हर एक आयु वर्ग की अपनी एक विशेषता होती है और हर आयु वर्ग में बच्चा अलग अलग तरीके से व्यवहार करना सीखता है। जैसे शिशुअवस्था में वो चलना फिरना, दौड़ना कूदना ये सीखता है, फिर नेक्स्ट में वो थोड़ा सा पढ़ना लिखना सीखता है, उसके बाद उसकी कुछ और इच्छाएं जागृत होती है। प्रौढ़ावस्था में वो पूरी तरीके से परिपक्व हो जाता है और अपनी आवश्यकता अनुसार सीखता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है वंशानुक्रम और वातावरण के संयुक्त परिणाम का
सिद्धांत, इसका मतलब क्या होता है कि बच्चों के परिपक्व होने में वंशानुक्रम मतलब कि हेरिडिटी क्या होती है आपकी, जो गुण आपको अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं, और माता पिता को किससे होते हैं, आपके दादा दादी नाना नानी से, फिर आपके बच्चे होंगे, आपके बच्चों के बच्चे होंगे, इस तरीके से इसको क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। जो गुण आप अपने दादा दादी माता पिता इनसे ग्रहण करते हैं वो आपके हेरिडिटी में होते हैं। और वातावरण क्या होता है, आपके आसपास का एनवायरनमेंट, ठीक है, जिसमें आप रहते हो, आपके चारों ओर का आवरण, ठीक है। तो आपका जो विकास होता है वो इन दोनों चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है, किस किस के ऊपर, वंशानुक्रम और वातावरण के संयुक्त परिणाम के ऊपर। उसके बाद बारी आती है आपके समग्र विकास का सिद्धांत। इसका मतलब ये होता है कि बच्चे का मनुष्य का जो व्यक्तित्व होता है उसके विभिन्न पक्षों का विकास जो होता है वो साथ साथ चलता है। आपका सामाजिक विकास साथ में चलेगा, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक विकास सारे परस्पर एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। अगर कोई भी एक दो पीछे रह गया ना तो आपका जो दूसरा विकास होगा वो भी अफेक्ट होएगा। मतलब कि जैसे मान लो कोई बच्चा शारीरिक रूप से कमज़ोर है तो वो ऑटोमेटिकली आपके मानसिक रूप से भी परेशान हो जाएगा, क्योंकि मान लो हारी है, मतलब कभी कभी बच्चा जो होता है वो बीमार हो जाता है, उससे क्या होता है उसकी पढ़ाई में भी इफ़ेक्ट पड़ता है। इफ़ेक्ट अगर पढ़ाई में होगा तो वो टेंशन लेनी शुरू कर देगा, टेंशन से उसका मूड ख़राब होएगा। बस इस तरीके से हो गया रिलेट शारीरिक विकास और आपका मानसिक विकास, आपका संवेगात्मक विकास, और इसके साथ साथ में मूड अच्छा नहीं होगा तो वो किसी से बातें नहीं करेगा तो उसका सामाजिक विकास भी प्रभावित हो गया। तो ये क्या है, समग्र विकास का सिद्धांत, यानी सारे संवेग एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं। फिर आता है परिपक्वता और अधिगम का सिद्धांत। देखो मेन चीज़ बताऊंगी इसमें, जैसे जैसे हम क्या होता है हम ये सोचने लगते हैं कि जब हम ये सोचने लगे ना कि ना छोटा सा बच्चा है, ठीक है, वो 8, 9, 6 महीने का चलने लगे, तो ये क्या है, ये एक हमारी बड़ी ही बेकार सोच है, एक तरीके से बेकार सोच बोल लो आप। क्यों, जब तक बच्चा अपना परिपक्व नहीं हो जाएगा, जब वो उस अवस्था में नहीं आएगा तो वो कैसे सीख सकता है इस चीज़ को, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि जब बच्चा अपनी एक मैच्योर एज में आएगा ना तभी वो उस स्पेशल गुण को अर्जित कर सकता है, ठीक है। परिपक्वता से वृद्धि और विकास प्रभावित होते हैं और ये प्रभावित हुए वृद्धि और विकास बदले में सीखने की प्रक्रिया को निर्भर करते हैं। जैसे कोई भी बालक किसी एक कार्य को रोकने के लिए परिपक्वता ग्रहण कर लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और ले लो, जैसे हम छठी के बच्चे से ये एक्सपेक्टेशंस रखें कि वो 9th क्लास का क्वेश्चन सॉल्व करेगा। कोई स्पेशल ही बच्चे होते हैं जो इस तरीके के कारनामे करते हैं, बाकी अगर कोई नॉर्मल चाइल्ड होगा तो वो नहीं कर सकेगा। वो जब 9th में होगा तभी 9th के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा, अदरवाइज नहीं। तो इसी को परिपक्वता और अधिगम का सिद्धांत हम कहते हैं। तो क्या है, परिपक्वता ग्रहण कर लेता है लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि उसकी ये परिपक्वता अन्य कार्यों को करने के लिए उपयुक्त हो। अतः बच्चों में परिपक्वता के सत्र में जो होती है भिन्नताएं होती हैं। नेक्स्ट आता है विकास की दिशा का सिद्धांत। इसको तो अपना है ना इम्पोर्टेंट लिख लो, ठीक है, इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से एक क्वेश्चन आपका केवी में भी आया है, DSSB में भी आया है और आपके हर एक एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो वृद्धि और विकास की अपनी दिशा होती है और ये दिशा एक निश्चित होती है। सबसे पहले आता है सिर से पाँव की ओर, स्फेरिकल कॉर्डल सीक्वेंस जिसको बोला जाता है। फिर आता है रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर। सबसे पहले बच्चे का सिर से पाँव की तरफ वो बढ़ता है, रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर बढ़ता है, उसको प्रोक्सिमल की सीक्वेंस कहा जाता है, प्रोक्सिमो-डिस्टल सीक्वेंस। फिर आता है स्वरूप के पश्चात की क्रिया, यानी स्ट्रक्चर प्रोसीज्ड फंक्शन हम इसको कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि सिर से पाँव की ओर क्या बोला जाता है, रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर, स्वरूप के पश्चात। सबसे पहले बच्चे का सिर से पाँव की ओर विकास होता है, फिर रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर होता है, फिर स्वरूप के पश्चात क्रियाएँ होती हैं, ठीक है। इसलिए इसको बार बार मैंने इसलिए रिपीट किया क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। नेक्स्ट है आपका वृद्धि और विकास की दर में भिन्नता का सिद्धांत, यानी कि प्रारंभिक अवस्थाओं में गति तीव्र होती है, जैसे कि शिशुअवस्था में बताया बच्चे का शारीरिक विकास तेजी से होता है, ठीक है। प्रारंभिक अवस्थाओं में शारीरिक वृद्धि विकास दर की तीव्र होती है, बाद में वो धीमी हो जाती है और फिर एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि विकास की दर पूरी तरीके से ही रुक जाती है। युवा अवस्था में बढ़ते नहीं ना बच्चे बच्चियाँ 18 से 21 साल के बाद में, लेकिन तब गुणात्मक विकास हमारा जारी रहता है, ठीक है।
फिर आता है विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत, यानी कि आजकल आप अपने विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत भविष्यवाणी कर सकते हो। जैसे बालक की रुचियाँ बता सकते हो, अभिरुचियाँ बता सकते हो, वृद्धि कितनी हुई ये बता सकते हो। तो हम इसको क्या बोलते हैं, विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। नेक्स्ट आता है सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, पहले बच्चा नॉर्मल सी चीज़ें सीखेगा, ठीक है, जैसे गुडलियाँ चलना और उसके बाद पैदल चलना। पहले ही एकदम दौड़ने नहीं लगता वो, पहले वो सामान्य चीज़ें करता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि जब बच्चा छोटी से बड़ी चीज़ें सीखता है, इसको हम सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट आता है एकीकरण का सिद्धांत। पहले बच्चा संपूर्ण अंगों को और फिर उसके विशिष्ट भागों को प्रयोग करना या चलाना सीखता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपका क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा भी एकीकरण क्या होता है। तो एकीकरण क्या होता है, जब बच्चा अपने संपूर्ण अंगों के बाद में अपने विशिष्ट भागों का यूज़ करना सीखता है, उसको हम एकीकरण बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, अपने पूरे हाथ का इस्तेमाल करके गेंद को फेंकना सीखता है, और उसके बाद क्या करता है, अपनी उंगलियों से अपने पेन को पकड़ना सीखता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट आता है विकास की संचिता और पुनरावृत्ति का सिद्धांत। ये क्या होता है, देखो संचिता का मतलब क्या होता है, कुल योग, यानी कि विकास अनुभवों का कुल योग होता है। विकास ये नहीं है कि एक बार आया हो गया, विकास तो आपका जितने भी एक्सपीरियंसेस करोगे ना आप, उनका टोटल योग होता है, न कि केवल किसी एक ही अनुभव पर यह आधारित होता है। पुनरावृत्ति का मतलब ये होता है कि विकास की प्रत्येक अवस्था की विशेषताओं की आवृत्ति दूसरी अवस्था में भी देखी जा सकती है। यानी कि एक अवस्था में जो चीज़, जैसे मान लो आप शिशु अवस्था में चलना सीखते हो, क्या आप दौड़ते हो तब चलना भूल जाते हो? नहीं। तो ये क्या होता है कि आपकी पहली अवस्था में जो कुछ भी सीखोगे वो आपकी दूसरी अवस्था में भी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्या है, इसका एक और एग्जांपल ले लो। जैसे कि बच्चा पहली कक्षा में जमा घटा यानी कि ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह करना सीखता है, तो नेक्स्ट क्लास में वो उससे बेटर सीख पाएगा। इसी को बोलते हैं कि प्रत्येक अवस्था की अपनी एक विशेषता होती है जो कि आप रिपीटेडली होती है, इसको पुनरावृत्ति बोलते हैं। पुनरावृत्ति का नॉर्मली अगर आप अर्थ निकालो तो उसका मतलब क्या होता है, रिपीटेशन। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो क्या है, मूर्त से अमूर्त की ओर सोचने का सिद्धांत। इसका मतलब क्या है, पहले बच्चे को हम क्या दिखाते हैं, कोई भी पोस्टर वगैरह दिखा के फिर बताते हैं बेटा देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, या A4 एप्पल की फ़ोटो दिखा के हम दिखाएंगे हाँ बेटा देखिए एप्पल है। फिर अमूर्त क्या हो जाएगा कि जब उसको एप्पल सुनाई देगा ना तो उसके मन में अपने आप से वो चित्र प्रदर्शित होने लगेगा। इसको क्या बोलोगे आप, मूर्त से अमूर्त की तरफ चलना। नेक्स्ट आता है बाहरी नियंत्रण से आंतरिक नियंत्रण का सिद्धांत। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब ये होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो मूल्यों और बाहरी नियंत्रण से आंतरिक नियंत्रण का क्या सिद्धांत है, मतलब कि जो आपके छोटे बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, मूल्यों और सिद्धांतों के लिए पहले दूसरों के ऊपर निर्भर करते हैं, और जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं उनकी स्वयं की जो मूल्य प्रणालियाँ होती हैं, उनकी जो स्वयं की आत्मा होती है, उनका स्वयं का जो आंतरिक नियंत्रण होता है, उनका समूह या जो सेट होता है वो विकसित हो जाता है। तो इसको बोलते हैं बाहरी नियंत्रण से आंतरिक नियंत्रण का सिद्धांत। यानी पहले बच्चे दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो अपना खुद का विकास करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट आता है विकास में विभेदीकरण तथा एकीकरण की प्रक्रिया। ये भी आप अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लो, इसमें से आपके 1 या 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं भाई, चाहे किसी भी एग्जाम में पूछे जाएं। तो विभेदीकरण का मतलब क्या होता है, सरल से जटिल की तरफ जाना, सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाना, विकास की प्रगति सरलता से जटिलता की ओर। पहले हम पढ़ते हैं अपना विभेदीकरण क्या होता है। देखो बच्चा क्या होता है, पहले भुजाओं की क्रियाओं पर नियंत्रण दिखाते हैं, फिर हाथ की क्रियाओं तथा अंत में उंगलियों की क्रियाओं का पूर्ण नियंत्रण दिखाते हैं, और ये नियंत्रण बच्चों की शारीरिक क्रियाओं में विभेदीकरण आपका कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा इसका मतलब क्या है। पहले नॉर्मल पढ़ो, अगर नहीं आया है कोई दिक्कत की बात नहीं है, और एग्जाम्पल दे के पढ़ाएंगे। फिर पढ़ो, देखो एकीकरण।
इसका मतलब क्या है कि शरीर के विभिन्न भागों के समन्वय द्वारा एक जटिल संरचना। अब सुनो आप इसका एग्जाम्पल, बड़े अच्छे से बताया जाएगा। जब बच्चा जो स्टार्टिंग में होता है, बच्चा कुछ भी खाना खाता है तो उस समय क्या करता है, अपने हाथों और चम्मच का अभद्र रूप से इस्तेमाल करता है। अभद्र रूप से मतलब उसको यूज़ करना नहीं आता, ना चम्मच पकड़नी आती, ना अपने हाथों का यूज़ करने आता। तो वो धीरे धीरे क्या करता है, वो कुछ खाना नीचे गिराएगा, कुछ उसके मुंह में जाएगा। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विभेदीकरण। दोबारा सुनो, विभेदीकरण क्या है, जब बच्चा खाना खा रहा है वो चम्मच का और अपने जो हाथ हैं उनका कोऑर्डिनेशन नहीं बना पा रहा, कुछ खाना वो नीचे गिरा देता है, कुछ अपने मुंह में, इसको बोलते हैं विभेदीकरण की प्रक्रिया। लेकिन धीरे धीरे बच्चा क्या होता है, वो खाना खाना सीख जाता है। उंगलियों या जो उसकी चम्मच होती है उसकी सहायता के साथ में, और उसको बिना नीचे गिराए वो खाना शुरू कर देता है। साथ साथ वो बातें भी कर सकता है, वो साथ साथ समाचार पत्र भी पढ़ सकता है। ये क्या होगी, आपका एकीकरण हो गया। ठीक है, जब बच्चा सही तरीके से खाना शुरू कर देता है, बल्कि अब तो वो खाना खाने के साथ में समाचार पत्र भी पढ़ रहा होता है, इसके साथ साथ में वो बातें भी कर रहा होता है, ये क्या है, आपका एकीकरण। यानी अब वो समन्वय बनाना सीख चुका है। एक और एग्जाम्पल ये है आपके सामने, दूसरा एग्जाम्पल, कि कई बार क्या होता है कि जो बच्चा होता है ना, अंकों या जो अक्षर होते हैं उनको सीख जाना, फिर वो क्या करता है, कुछ साधारण से प्रश्न या पंक्ति याद कर लेता है, फिर क्या करता है, पूर्ण विकास के बाद जो जटिलतम समस्याएं होती हैं उनका समाधान कर लेता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, विभेदीकरण और एकीकरण कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये बिल्कुल ज़्यादा ही समझ में आया होगा विभेदीकरण और एकीकरण की क्या प्रक्रिया थी। अब हम वापस से अपने एक इम्पोर्टेंट के ऊपर जाते हैं। कौन सा था वो, आपका दिशा के बारे में था, कि विकास की कौन सी दिशा होती है। उनको मैं एक बार फिर से आपको समझाना चाहूँगी। सिर से पाँव की ओर, यानी कि जो बच्चे का विकास होता है वो क्या होता है, सिर से पाँव की तरफ बढ़ता है, ना कि पाँव से सिर की तरफ। फिर आता है रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर, यानी कि इस प्रकार का जो विकास होता है आपका वो क्या होता है, रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है, फिर वो बाहरी जो विकास होता है उसमें होता है। इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि जो आपकी भ्रूणावस्था होती है ना, उसमें सबसे पहले सिर का विकास होता है, फिर शरीर का निचला हिस्सा बनता है। ठीक है, इसी प्रकार पहले क्या आता है, सुषुम्ना नाड़ी बनती है, फिर आपका हृदय, छाती, ये भाग बनते हैं। उसके बाद तीसरा क्या बताया था, स्वरूप के पश्चात क्रियाएं, यानी कि सबसे पहले आपके जो शरीर होते हैं उनके भागों का विकसित होना होता है, उसके बाद वो उनका इस्तेमाल करना सीखता है। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या होता है, उन्हें किसी विशिष्ट कार्य के लिए प्रयोग करने से पहले उनकी जो मांसपेशियां होती है उनका विकास हो जाना चाहिए। ये थे आपके क्या, विकास के मुख्य सिद्धांत। वापस से एक एक चीज़ और बता देती हूँ कौन कौन से थे। देखो यहाँ से पढ़ लो अपने कौन कौन से थे। बाहरी से आंतरिक नियंत्रण, नियंत्रता का सिद्धांत, एकरूपता का सिद्धांत, व्यक्तिक भिन्नता का वातावरण, वंशानुक्रम, समग्र विकास, विकास की दशा, विकास के भविष्यवाणी, एकीकरण, मूर्त से अमूर्त की ओर सोचने का सिद्धांत, संचित और पुनरावृत्ति का सिद्धांत, विकास में एकीकरण तथा विभेदीकरण का सिद्धांत, एक रूपता, परिपक्वता और अधिगम का सिद्धांत, वृद्धि, विकास, गति की दर में भिन्नता का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि समझ में नहीं आ रही हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए कि आपको कहाँ से क्या चीज़ आपको समझ नहीं आ रही या क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, आई होप अपनी तैयारी करते रहिएगा, और इतनी ही डिटेल में पढ़ने के लिए और हैंड रिटन नोट्स प्राप्त करने के लिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुंच जाए जैसे ही वीडियो आती है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।